हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम और हैप्पी दिवाली। तो दिवाली की छुट्टियां खत्म हो चुकी है, तो अब हमारी भी क्लासेस वापस एज इट इज स्टार्ट हो जाएगी। तो लास्ट क्लास में हमने जो किया था, आप सबकी दिवाली वैसे तो अच्छी रही होगी, अच्छी जानी चाहिए, बिल्कुल पटाखे वटाखे फोड़ो, हैप्पी दिवाली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कोर्स की तरफ। तो हमने 3 चैप्टर कर लिए थे, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर फोर्थ। ओके, फोर्थ चैप्टर हमारा लास्ट वीडियो खत्म हो चुका था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। उसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ओके, सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूं इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अभी तक हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जैसे ही हम किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। पर अब हम क्या देखेंगे, जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं किसी भी वस्तु पर या किसी भी तार पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा को प्रवाह को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं। तो ये चैप्टर की जानकारी के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए जिससे आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो जिस प्रकार चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये मैं बता चुका हूं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि चालक में धारा प्रवाहित करते थे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था। जैसे कि हमने पढ़ा था, ये सीधा तार है, इसमें प्रवाहित करते थे धारा, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर डॉट आता था, यहाँ पर क्रॉस आता था। डॉट यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भीतर की ओर, और क्रॉस यानी लंबवत, सॉरी, डॉट यानी बाहर की ओर और क्रॉस यानी लंबवत भीतर की ओर। यहाँ पर धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। पर अब उसी प्रकार फेराडे और हेनरी दो, हमारे पास दो साइंटिस्ट आए, दो वैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। यानी किसी भी परिपथ में यदि हम चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो उसके कारण भी उस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। ओके, तो ये हम नया पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, यही है, यही हम पढ़ेंगे हर जगह कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उस क्षेत्र में धारा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम करेंगे तो धारा कम होगी। ये सब पढ़ेंगे। सेकंड, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये हमारे चैप्टर का नाम ही है। तो इसको कहते क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी होता क्या, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाना, चुंबकीय क्षेत्र के मान को कम करना। तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक बल आप सब जानते हैं, और विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। सीधी सी बात देखें तो चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल, चुंबक के कारण विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये चैप्टर की बेसिक जो जानकारी थी वो मैं आपको बता चुका हूं। आप ये कॉपी में नोट कर लो, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ये अगर आप लिखोगे ना तो आपको माइंड में पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इससे आपको चैप्टर समझने में आसानी रहेगी। इसलिए मैं ये आपको बेसिक वगैरह थोड़ा पहले लिखवा देता हूँ। हाँ, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जैसे ही हम आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास परिभाषा आती है चुंबकीय फ्लक्स की, कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर के जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, आप मेरे पुराने वीडियो में जाके देख लेना, मैंने आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था। तो विद्युत फ्लक्स में बताया था कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो एज इट इज परिभाषा चुंबकीय फ्लक्स में भी होगी कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, यानी उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक पृष्ठ है, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इस पृष्ठ, सॉरी, हाँ, इस पृष्ठ से ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है। तो ये चुंबकीय बल रेखा क्या है, इस पृष्ठ के लंबवत है।
ये इन दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ओके, तो यहां से ये तो हो गई हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी सदिश। यहां से अगर हम देखते हैं तो ये तो हो गई हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इस पॉइंट से अगर हम देखें, ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ओके, और ये है इस पृष्ठ की गति की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा, पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तो ये कहाँ है? ऊपर की तरफ, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा थीटा। ओके, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये है क्षेत्रफल सदिश की दिशा। यहां पर इन दोनों के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा के बीच में दोनों सदिश राशि है, इसलिए दोनों पर सदिश होना जरूरी है। तो ये है किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये है क्षेत्रफल सदिश की दिशा। दोनों के बीच में कौन बन रहा है? थीटा। और यही जो, और आप जानते हैं अगर हम इसका घटकों में वियोजन करेंगे तो थीटा के साथ कौन सा घटक आएगा? कॉस थीटा। मैं आपको बता चुका हूं थीटा के साथ ऑलवेज कॉस थीटा घटक आएगा। तो अगर मैं इसका घटकों में वियोजन करूं, यहां से मैं लाइनें मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे आपको दिखेगा नहीं। अगर मैं इसका घटकों में वियोजन करूं तो यहां से कौन सा घटक आएगा हमारे पास? कॉस थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र का बी कॉस थीटा, ये घटक क्षेत्रफल सदिश की दिशा में होगा। क्यों? इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? थीटा, और थीटा के साथ कौन सा घटक आता है? कॉस थीटा। इसलिए ये डायग्राम आप बना लो, कंप्लीट कर लो, ये लाइनें भी बना लेना कंप्लीट। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, जितनी भी लाइनें उधर जा रही है। ये इसका सेंटर पॉइंट है किसका? इस पृष्ठ का। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा। इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? थीटा। और यहां पर बी कॉस थीटा, चुंबकीय क्षेत्र का कॉस थीटा वाला घटक इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा में ही होगा। ओके, तो यहां तक आप डायग्राम बना लो और ये परिभाषा लिख लो चुंबकीय फ्लक्स की। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो चुंबकीय फ्लक्स की जो वैल्यू होती है फाई एम, पहले तो इसको फाई एम से शो करते हैं चुंबकीय फ्लक्स को, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। और जो विद्युत फ्लक्स है उसको हम करते हैं फाई ई से। फाई ई यानी इलेक्ट्रॉनिक। ओके, और एम यानी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए यहाँ पर फाई के साथ एम लगा है क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स है। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है चुंबकीय क्षेत्र का घटक, जो क्या है हमारा? बी कॉस थीटा इंटू क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश आप सब जानते हैं, ए सदिश है। ओके, यहां से अगर हम करें फाई एम इक्वस टू, तो हमारा ये घटक कौन सा है? चुंबकीय क्षेत्र का घटक वो है हमारा बी कॉस थीटा इंटू क्षेत्रफल सदिश कौन सा है हमारा? ए। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? फाई एम इक्वस टू बी ए कॉस थीटा। ओके, ये हमारी इक्वेशन नंबर, इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ बी ए कॉस थीटा। अब हम सब जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणा होता है तब कॉस थीटा को अगर मैं हटाऊं तो इन दोनों के बीच में डॉट आ जाएगा। तो यहां से हम करेंगे फाई एम इक्वल्स टू बी सदिश डॉट ए सदिश। तो ये फाइनल हमारा है। ये दो समीकरण आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये आगे बहुत काम आएगी। एक तो ये वाली और एक ये वाली, फाई एम इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा और फाई एम इक्वल्स टू बी सदिश डॉट ए सदिश। ओके, कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे केस इस पर पढ़ेंगे कि जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक हो, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में हो, 0 डिग्री का एंगल हो दोनों के बीच में, तब इस पर बल कितना लगेगा? तब यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? जब ये दोनों अगर 90 डिग्री के एंगल पर है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, तब चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे अधिकतम मान कब होगा चुंबकीय फ्लक्स का और सबसे न्यूनतम मान कब होगा चुंबकीय फ्लक्स का? तो यहां तक आप नोट कर लो, इसके बाद हम केस अप्लाई करेंगे इस पर। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तीन केस हम हर बार अप्लाई करते हैं और उसमें थीटा यही होगा, थीटा हमारा ऑलवेज भी कॉस थीटा वाला। यहां तक आप नोट करो।
समीकरण 1 का यूज हम बार बार करते रहेंगे सभी केस में। यहाँ पर 3 केस हम अप्लाई करेंगे और तीनों में समीकरण 1 का उपयोग करेंगे। हाँ, तो केस फर्स्ट, जब क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश समान दिशा में हो, यानी समान दिशा में होंगे तो थीटा कौन सा होगा, 0 डिग्री होगा हमारे पास। उसका डायग्राम भी हम देख लेते हैं। ये है हमारा पृष्ठ जो है एक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। ओके, तो इसका क्षेत्रफल सदिश और हमारा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में, यानी ये हमारा सेंटर पॉइंट, यानी दोनों की दिशा एक ही है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। ओके, और जब एंगल 0 डिग्री बनेगा तो हम यहाँ पर हमारे चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फाई एम इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, तो यहाँ से हम भर देंगे फाई एम इक्वल्स टू बी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल वैल्यू हो जाएगी फाई एम इक्वल्स टू बी ए। जब 1 इन सब से मल्टीप्लाई करेगा बी ए से तो बी ए ही आएगा। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, यानी जब ये चुंबकीय क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में होंगे तो इसका जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो अधिकतम होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम कब होगा, जब दोनों एक ही दिशा में होंगे, क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश। तो यहाँ पर निष्कर्ष भी लिखेंगे हम, पहले आप ये नोट कर लो, उसके बाद हम निष्कर्ष भी लिख लेते हैं। हाँ, तो इससे जो निष्कर्ष निकलेगा वही जो मैं आपको बता चुका हूँ कि चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। एक चीज और होगी कि इसे निर्गत चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, यानी जो ये वैल्यू है ये फाई एम इक्वल्स टू बी ए, इसको हम निर्गत चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जब थीटा इक्वल्स टू 0 हो तो निर्गत चुंबकीय फ्लक्स होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा फाई एम की दिशा बाहर की ओर, निर्गत यानी बाहर की ओर, यानी इस क्षेत्रफल सदिश से बाहर की ओर। ओके, तो यहाँ ये निष्कर्ष भी आप नोट कर लो। अब थीटा इक्वल्स टू 90 और 180 डिग्री पर पढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट जो केस नंबर 2 है, जब क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत हो, परस्पर लंबवत यानी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। और जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तो हम जानते हैं फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे फाई एम इक्वल्स टू बी ए कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, हम सब जानते हैं कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो फाई एम इक्वल्स टू 0 जब किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर 0 ही आएगा। तो फाई एम इक्वल्स टू 0, अर्थात जब क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र सदिश के लंबवत होगा तब चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम होगा। यहाँ पर निष्कर्ष भी आप लिख लेना कि इस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम होगा। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूं निष्कर्ष। चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम होगा। और अधिकतम कब होगा, अधिकतम जब दोनों एक ही दिशा में हो तब अधिकतम, और जब दोनों लंबवत हो तब न्यूनतम होगा। अब देखते हैं 180 डिग्री पे क्या होगा। हाँ, तो लास्ट एंड फाइनल केस नंबर 3 आता है हमारा, केस नंबर 3। तो जब क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर विपरीत दिशा में हो, यानी थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सब इस तरफ है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस तरफ है। तो यहाँ पर वापस हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फाई एम इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। फाई एम इक्वल्स टू बी ए कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू आप सब जानते हैं -1 होती है कॉस 180 डिग्री की। तो फाई एम इक्वल्स टू, जब -1 इन सब से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, -ba। ओके, -ba।
ये वैल्यू क्या होती है, फाई एम इक्वल टू माइनस बी है, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। और इसको हम क्या कहते हैं, प्रवेशित चुंबकीय फ्लक्स। जो अधिकतम वैल्यू आई थी उससे हम कहेंगे निर्गत चुंबकीय फ्लक्स, ये होगा प्रवेशित चुंबकीय फ्लक्स। तो यहां तक आप नोट कर लो, उसके बाद हम निष्कर्ष भी लिखते हैं। हाँ, तो यहां से जो निष्कर्ष निकलेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा। ओके, इसे प्रवेशित चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो हमारे तीनों केस कंप्लीट हो चुके हैं, चुंबकीय फ्लक्स कंप्लीट हो चुका है। ये बात जरूर याद रखना, जब चुंबकीय फ्लक्स का मान धनात्मक हो तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, निर्गत, और जब चुंबकीय फ्लक्स का मान ऋणात्मक हो तब क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स प्रवेशित होगा। ओके, तो आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। तो हमारे 6th लेसन की शुरुआत हो चुकी है, 6ठा लेसन आज से हम चालू कर चुके हैं, और आज से क्लासेस कंटिन्यूज रहेगी वापस पहले की तरह। दिवाली पे छुट्टियां हो गई थी, तो अब से वापस आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। फिजिक्स ऐसे ही पढ़ते रहो। और ये आज हमने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा है, जो सब बेसिक था। आज जितना भी हमने पढ़ा इसमें से केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा और उसका सूत्र। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये सारी चीजें जो हमने केस पढ़े हैं, ये आगे की चीजों को समझने के लिए पढ़े। अगर ये केस हमारे माइंड में होंगे तो हम आगे की चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए आज अगर आप पढ़ो तो अच्छे से, केवल जो पढ़ रहे हैं पूरा पढ़ो तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर अच्छे से जो पूरा नहीं पढ़ रहे तो उनको दो चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से याद करनी है। पहला तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, और दूसरा उसका फॉर्मूला। बाकी सब तो आगे की चीजों को समझने के लिए। ये समझा हुआ होगा तो आगे की चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो ये नोट कर लो। मिलते हैं कल।